सर्च वॉल्यूम जो है ये ट्रेंड जो है मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक सेल्स की ऑर्गेनिक सेल्स को ड्राइव करने में। हमने पीपीसी ऑर्डर में सर्च ट्रेंड को इंक्लूड नहीं किया है। हमने ऑर्गेनिक ऑर्डर्स में, क्योंकि डिमांड इंक्रीज होगी तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी साथ साथ जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। अच्छा, वंस हमारे पास ऑर्गेनिक यानी नंबर ऑफ ऑर्डर्स की डाटा पॉइंट्स आ गई तो मेरे पास एक यहाँ पर आपको साइड पे चार्ट नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपनी लैंडिंग कॉस्ट और एफबीए फीस से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन इनपुट की हुई है, ठीक है। अगर आप चाहें तो बॉक्स वेट, मतलब आपकी अभी सोर्सिंग नहीं हुई है, आप इस पोजीशन में हो कि आपसे प्रोजेक्ट जो है वो इवैल्यूएट कर रहे हैं और आपकी सोर्सिंग नहीं हुई है, आपको एग्जैक्ट फ्रेट रेट नहीं मालूम है, तो आप बॉक्स वेट और नंबर एक बॉक्स में कितने नंबर ऑफ यूनिट है और एक्सपेक्टेड फ्रेट रेट की बेसिस पे भी अपनी शिपिंग कॉस्ट ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्चुअल शिपिंग कॉस्ट मौजूद है तो वो आप कंप्लीट टोटल लैंडिंग कॉस्ट, जो एक्चुअल लैंडिंग कॉस्ट है, वो आप यहाँ पे इनपुट करके अपने फोकस जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। एफबीए फीसेज हमने ले ली, रेफरल फीसेज हमने ले ली, हमारे पास एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ गया, ठीक है। अब रेवेन्यू जो है, अच्छा यहाँ पर मैंने प्राइस जो थी हमने क्योंकि 12.99 दी थी पीछे, तो हम इसको भी यही कर देते हैं और इसको लिंकअप कर देते हैं इसके साथ। अच्छा, इसमें ये फर्क हो सकता है कि लेट्स से कि अगर आप लॉन्च के टाइम पे एक लोअर प्राइस पे लॉन्च कर रहे हैं, लेट्स से कि आपकी जो मार्केट प्राइस है या टारगेटेड प्राइस है वो $15 है, लेकिन आप चाह रहे हो कि आप लॉन्च जो है वो $12 पे करें या $13 पे करें, और आप ये प्लान करके या इस स्ट्रेटजी के साथ जा रहे हैं कि आप सेकंड मंथ में अपनी प्राइस जो है वो इंक्रीज कर देंगे, तो वो उसकी रिफ्लेक्शन भी जो है वो आप फोकास्ट में इनपुट कर सकते हैं कि आप फर्स्ट मंथ कम प्राइस को आई मीन इंक्लूड करें एंड देन उसको फोकास्ट में इंक्रीज कर दें। अच्छा, यहाँ पर फिर हमारे पास इसकी बेस आई मीन टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बेसिस पे हमारे पास रेवेन्यू कैलकुलेट हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमारे पास टोटल लैंडिंग कॉस्ट की बेसिस पे हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट इन कंपैरिजन जो है वो कैलकुलेट हो गई है, एफबीए फीसेस कैलकुलेट हो गई हैं। स्टोरेज फीस जो है वो हमारे पास, अगर हम रेवेन्यू कैलकुलेटर से स्टोरेज फीस निकालना चाहें तो वो हमारे लिए पॉसिबल है, हम स्टोरेज फीस वहीं से इनपुट ले सकते हैं। एंड देन अमेजॉन सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, अच्छा इसको जो है वो यहाँ मिसलिनियस एक्सपेंसेस में भी इनपुट किया जा सकता है, ताकि क्योंकि ऑब्वियसली फीसेस जो है नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट नहीं होती है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ। ऑलराइट, अच्छा अब ये मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। देन हमारे पास पीपीसी का एक्सपेंस है। अच्छा, पीपीसी एक्सपेंस में भी जरूरी नहीं है कि आप जो बजट हमने कैलकुलेट किया था उसी के बेसिस पे कंटिन्यू करें। अगर आप ये समझते हो कि आप इन द लॉन्गर रन डाउन द लाइन मंथ्स में जाते हुए आप पीपीसी बजट जो है वो रिड्यूस कर देंगे। आपने इनिशियल बजट जो है वो प्लान किया था 6000 का या 5800 जो यहाँ पे वैल्यू नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन लॉन्गर रन में आप इस बजट को कम करते हुए फर्स्ट मंथ में 500,000 का सेकंड मंथ में 5000 का कर देंगे, ठीक है। सो इसकी वजह से ऑब्वियसली इंपैक्ट जो है मेरे ऑर्डर्स पे पड़ेगा। अगर मैं दोबारा इसको अंडू करूं तो मैंने पीपीसी बजट कम किया, सो मेरे नंबर ऑफ यूनिट जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ क्लिक्स और उनकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। अच्छा, अफान कह रहे हैं हाउ वी विल कैलकुलेट द सेल प्राइस ऑफ मंथ इफ वी नीड टू चेंज द सेल प्राइस ट्वाइस अ मंथ और थ्राइस अ मंथ इन केस वी डिक्रीज द प्राइस और पुट डिस्काउंट, डू वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें अफान, यहाँ पर क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं राइट, तो हमारे पास एक्चुअल प्राइसेस तो होंगी नहीं कि हमने कितनी प्राइस जो है वो इंक्रीज की है या कितनी प्राइस जो है वो डिक्रीज की है। सो यहाँ पर आपका अगर सच कोई प्लान है कि आप प्राइस डिक्रीज करेंगे तो उसकी बेस और फिर उसके बाद जो है वो इंक्रीज करेंगे, तो आप उसकी बेसिस पे एक एवरेज आउट प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं जस्ट टू कैलकुलेट द रेवेन्यूज करेक्टली। लेकिन अगर आप अनडिसाइडेड हैं कि आप कितनी प्राइस चेंज करेंगे फ्यूचर में, और आप ये प्राइस चेंज जो है वो सिचुएशनल बेस्ड होगा, मतलब सिचुएशन ऐसी बनती है प्राइस इंक्रीज की तो आप कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, तो वहां पर फिर आप एक जो प्राइस लेके चल रहे हैं, आपने जिस प्राइस से स्टार्ट किया, लॉन्च प्राइस है या जो भी प्राइस है, ठीक है, उसी प्राइस को आप कंटिन्यू करें तो वो आई थिंक ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको खुद भी नहीं आइडिया उस फोकस बनाते हुए कि आप प्राइस जो है वो कितनी चेंज करेंगे और कब तक चेंज करेंगे। अगर प्लान मौजूद है तो उसकी बेसिस पे आप वेटेड एवरेज प्राइस जो है वो ले सकते हैं। अगर मेरा प्लान है कि अगर मैं पीपीसी बजट जो है वो कम रिड्यूस करूंगा, तो मेरा पीपीसी बजट जो है वो मैं लेट्स से मैंने 5000 तक रिड्यूस कर देना सेकंड मंथ में, तो इसका इंपैक्ट जो है मुझे नजर आएगा कि मेरे नंबर ऑफ यूनिट जो है वो कम हो रहे हैं, बिकॉज क्योंकि मैंने यहाँ पर जो पीपीसी ऑर्डर वाला है उसके अगेंस्ट जो जितने क्लिक्स जनरेट होंगे उसकी वजह से मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। और फिर मैं 4000 कर दूंगा तो मेरे ऑर्डर जो है वो मजीद कम होंगे, देन 3000, ठीक है। सो इस तरीके से अगर मेरे इस तरीके के ऑब्जेक्टिव हैं कि मुझे प्राइस जो है यानी अपना पीपीसी बजट जो है वो लेटर ऑन कम करना है, सो उसकी वजह से मेरा जो भी इफेक्ट जो है मेरे पीपीसी ऑर्डर पे पड़ना है तो वो उसका इफेक्ट जो है वो यहाँ पर अकाउंट फॉर हो जाएगा। लास्ट यहाँ पे हमें मतलब यहाँ पर एक जो सेक्शन नजर आ रहा है जो कि कंसिडरेबल है, वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का। नॉर्मली हम जब अपनी कैलकुलेशंस करते हैं तो वहां पर हम रिटर्न की वैल्यू जो है वो इनपुट नहीं करते या उसको कंसिडर नहीं करते, और ऑब्वियसली वो भी हमारा एक सर्टेन चंक ऑफ अमाउंट हमारे प्रॉफिट में से लेके जा रहा होता है। सो उसको भी हमने अपनी फोकस में इंक्लूड कर दिया है और अकाउंट फॉर कर लिया है, और जो भी निश का एक रिटर्न रेट है उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे, आई मीन यहाँ पर इनपुट कर देंगे रिटर्न रेट के कॉलम में। उसकी बेसिस पे जो रिटर्न की वैल्यू बनती है वो कैलकुलेट हो जाएगी बेस्ड ऑन आर
सेल्स वेलोसिटी। अच्छा, रिटर्न की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही है? अगर हम यहाँ पे बजट आई मीन इसका फॉर्मूला देखें, या बल्कि मैं इसको सिंपली फॉर्म में इस तरह समझा देता हूँ कि हमारी जो रिटर्न वैल्यू है, एक रिटर्न की वैल्यू, उसमें सबसे पहले हमारी एफडीए फी पर यूनिट, देन हमारी लैंडिंग कॉस्ट पर यूनिट, रेफरल का 20%, यानी जो फी रेफरल फी हमें अमेजोन चार्ज करता है उसमें से 80% जो है वो हमें रिटर्न कर देता है, 20% नहीं करता है, तो वो भी हमारी रिटर्न की जो है वो कॉस्ट बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारी एक रिटर्न की वैल्यू जो है दैट विल बी, ये हमने रेफरल फी का 20% ले लिया यहाँ पर, 5.7 जो है वो रिटर्न की वैल्यू बन रही है। ठीक है, और इसमें अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर से अपने रिटर्न यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक रिटर्न की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पर लट से कि हम अपनी सेल्स वेलोसिटी से अप्लाई करते हैं इसको, हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर जो थे 619 हमें नजर आ रहा है, 2% का रिटर्न रेट है, तो 12 यूनिट जो है वो रिटर्न जो है वो एक्सपेक्टेडली नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर तो ये रिटर्न का जो कॉस्ट है वो मुझे नजर आ रही है कि $72, लेकिन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है 332 ओ 232। इसकी रीजन ये है, या इसमें एक जो एलिमेंट जो इंक्लूडेड है मजीद, वो ये है कि नंबर ऑफ यूनिट जो रिटर्न हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो मैंने सारी की सारी सेल्स ले ली है, राइट, यानी ये तो मेरी 100% सेल है, और इसमें वो रेवेन्यू या वो यूनिट्स भी इंक्लूडेड हैं जो कि रिटर्न हो गए, यानी यहाँ पर 2% है, तो यहाँ से 2% जो है वो मुझे लेस करना चाहिए अपने रेवेन्यू में से। ठीक है, तो वो 2% जो है वो मैं इस रेवेन्यू में से लेस नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न की जो कॉस्ट है उसमें उस 2% रेवेन्यू का इम्पैक्ट जो है मैंने यहाँ पर ले लिया है, और जिसकी बेसिस पे अगर हम 2% ऑफ रेवेन्यू की वैल्यू लेते हैं, दैट इज 160 एंड 70 जो है, ये 72 जो है, दैट इज 232 जो हमारी रिटर्न की वैल्यू बन रही है। तो ये हमने दोनों को, यानी आपने एक पर यूनिट जो रिटर्न की जो कॉस्ट पड़ रही है वो, और साथ साथ जो रेवेन्यू मेरा लेस हो रहा है जो कि अमेजोन मुझसे वापस ले लेगा, मैंने उसको भी यहाँ पे लेस कर दिया। अच्छा, इसकी बेसिस पे अगर हमारे पास कोई टैक्सेस की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि हमारे टैक्स रेट जो है वो क्या अप्लाई हो रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे। वैट है वो आप इनपुट कर सकते हो, वैट अगर आपका सेल्स प्राइस पे अफेक्ट हो रहा है तो वो आप हम उसकी बेसिस पे अपनी जो रेवेन्यू की वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं, या और सर इनकम एक टैक्स। क्वेश्चन था। जी जी नवीन। अच्छा सर, एक तो ये जो रिटर्न रेट 2% आपने लिया है, ये ओवरऑल निश का लिया है, और ये कहाँ से एक्सपेक्ट किया है? एक चीज़ तो ये। दूसरा हम्म, मैं पूछना था कि रिटर्न्स के अंदर समय दो तरह की रिटर्न आती है ना, एक तो सेलेबल भी होती है ना, तो जी, उसको एवेल्युएट ऐसे करने का कोई है ऐसे इस तरह ऐसे से? जी। अच्छा, एक तो ये कि रिटर्न रेट जो है वो कैसे लिया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, रिटर्न रेट जो है ना वो हमारे पास सेलर सेंट्रल में या किसी आई डोंट नो, आई मीन मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई टूल जो है वो किसी निश का जो है वो रिटर्न रेट जो है वो बता रहा हो। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा मैंने ड्राइव कहाँ से किया कि हम कहाँ से एक निश का रिटर्न रेट जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम द रिव्यूज एंड रेटिंग्स ऑफ इन दैट पर्टिकुलर निश। ये थोड़ा सा मेरे पास रिजल्ट्स आ जाए तो मैं आपको एक केस स्टडी इसके ऊपर एक फॉर द रेफरेंस पॉइंट दिखा देता हूँ। अच्छा, इस निश में क्योंकि मैं इस निश में हूं तो मुझे इस निश का आइडिया है, और इसके अलावा और मतलब मैंने 2-3 निश को चेकआउट किया है, और एक पैटर्न जो मुझे नजर आया कि जहां से रिटर्न की वैल्यू जो है वो आइडेंटिफाई की जा सकती है वो है हमारी रेटिंग्स का कॉलम। रेटिंग्स में अगर आप फर्स्ट 1 स्टार और 2 स्टार को समअप करें तो दैट इज द नियरेस्ट वैल्यू जो कि किसी भी निश में रिटर्न की वैल्यू जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पर इसके 1 और 2 स्टार रिव्यूज की तादाद जो है वो 9% है। इसको चेक कर लेते हैं, दैट इज 9%। इसको एक और को चेक कर लेते हैं, दिस इज 10%। फिर एक और जो यहाँ पर है हमारे पास 7%, इसकी रेटिंग बेहतर है, कदर 8%। सो इस निश में ओवरऑल 8 to 9% का रिटर्न रेट है, और वही उसी की रिफ्लेक्शन जो है वो रेटिंग्स में भी नजर आ रही है कि जो नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं वो रिटर्न्स की बेसिस पे ही आ रहे हैं। तो इस मैंने इस हम इसी को एक पॉइंट बना सकते हैं कि अपना रिटर्न रेट, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट जो है वो यहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं कि नेगेटिव रिव्यूज की तादाद जो है वो कितनी है इस निश में, और उसमें हम उस पर्टिकुलर निश के मेन कीवर्ड पे जाएंगे और उसके अलग अलग जो कंपैटिटर्स जिनके अच्छे डिसेंट नंबर ऑफ रिव्यूज हैं और रेटिंग मार्केट एवरेज है, कोई किसी किसी ऐसे कंपैटिटर को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, उसकी चेकआउट नहीं करेंगे जिसकी रेटिंग जो है वो बिलो मार्केट एवरेज है। ठीक है, उनको चेक करेंगे जो मार्केट एवरेज रेटिंग के साथ सेल कर रहे हैं, और उनके 1 और 2 स्टार का परसेंटेज जो है वो हम चेकआउट करके एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रिटर्न रेट जो है वो हमें रिसीव हो सकता है। अच्छा, दूसरा आपका सवाल ये था कि हमारे तो जो रिटर्न्स आते हैं वो सेलेबल कंडीशंस में भी होते हैं। सो ऑब्वियसली वो इन्फॉर्मेशन, मतलब मैं यहाँ पे, क्योंकि हम फोकस में एक रूल होता है कि आप वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ जाते हैं, तो मैं यहाँ पे आई मीन इस अजम्पशन के साथ जा रहा हूँ कि हमारे जितने भी रिटर्न्स आएंगे
वो सेलेबल कंडीशन में नहीं होंगे और हम उसको टोटली एक्सक्लूड कर देंगे अपनी इन्वेंट्री में से और अपना एक लॉस जो है या एक्सपेंस जो है वो बुक कर लेंगे। ऑल्दो कि रियलिस्टिकली ये कंडीशन नहीं होगी, उसमें से किसी हद तक सर्टेन परसेंटेज जो है वो सेलेबल कंडीशन में आ रहा होगा। लेकिन अगर वो परसेंटेज आपके पास मौजूद है कि हाँ एक सर्टेन परसेंटेज है, आप एक ऐसी प्रोडक्ट डील कर रहे हैं जो कि लॉन्च है और उसमें जो रिटर्न आ रहे हैं आपने उसको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट किया हुआ है कि उसमें से कितने परसेंट जो है वो सेलेबल होते हैं, कितने परसेंट जो है वो डैमेज होते हैं बाय कस्टमर। सो अगर आपके पास वो परसेंटेजेस हैं और तो उसको आप क्राइटेरिया बना सकते हैं कि आप यहाँ पर उसको सिंपली लेट्स से जो भी परसेंटेज है आप उस इस पूरे फॉर्मूले को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो एक्सपेंस है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो अगर आपके पास है तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज जो हमारा रूल है कि हम वर्स्ट के सिनेरियो की तरफ जाएं तो हम उसी की बेसिस पे अपनी फोकस जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, अब अब मेरे पास जो है कुछ आई मीन पूरे 6 महीने में मैंने स्कोर कार्ड जो है मैंने जिस तरीके से मुझे इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा था मैंने उसकी वैल्यू इनपुट कर दी, उसकी वजह से मेरा कन्वर्जन रेट जो है वो इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, ये कन्वर्जन रेट इंप्रूव हो रहा है। पीपीसी ऑर्डर रेशियो मुझे नजर आ रहा है कि मैं सेकंड मंथ में 85% ऑर्डर जो है मेरे ऑर्गेनिकली 15% ऑर्डर जो है वो ऑर्गेनिकली आ रहे होंगे, थर्ड मंथ में 25, देन 70 एंड देन लेटर ऑन डाउन द लाइन 60। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो है जो मैंने एक्सपीरियंस की है बहुत सारी लॉन्चेस में, वो ये है कि 40% तक ऑर्गेनिक ऑर्डर अचीव करना ये तो बहुत आई मीन दिस इज वेरी मच डुएबल और बहुत सारी लॉन्चेस जो है वो 40% ऑर्गेनिक ऑर्डर्स को अचीव कर लेती है। लेकिन उसके बाद जो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स का रेशियो इंक्रीज करना वो एक चैलेंज होता है और उसमें आई मीन उसमें अच्छी खासी प्लानिंग और मेहनत की जरूरत होती है, कंसिडरिंग कि आप वही अमाउंट स्पेंड कर रहे हो जितना आप पहले कर रहे थे। यानी लेट्स से कि एक तो सिचुएशन ये है ना कि मैं पीपीसी स्पेंड ही बंद कर दूं तो मेरे तो जितने भी ऑर्डर फिर आने हैं वो ऑर्गेनिकली ही आने हैं ऑब्वियसली। तो वहां तो ऑब्वियसली मेरा ऑर्गेनिक ऑर्डर रेशियो जो है वो इंप्रूव ही होगा, 100% ऑर्गेनिक आ रहे हैं, 90% ऑर्गेनिक आ रहे हैं। नहीं, मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि आप सेम अमाउंट के साथ सेम स्ट्रेटजी के साथ पीपीसी पे लगातार स्पेंड कर रहे हैं। उस सूरत में आप मतलब नॉर्मली ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 60% ऑर्गेनिक ऑर्डर जो है 40% ऑर्गेनिक ऑर्डर जो है वो आप अचीव कर लोगे, 60% फिर भी पीपीसी रहेंगे। यहाँ से मजीद इंप्रूवमेंट जो है उसके लिए आपको प्रॉपर कीवर्ड टू कीवर्ड जो है वो प्लानिंग करनी होगी और अपनी पोजीशनिंग, स्पॉन्सर डाइंग की पोजीशनिंग, वो सारी चीजें जो चेकआउट करनी होंगी। अदरवाइज ये थोड़ा सा क्रिटिकल एरिया है कि इसको पार करना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है और नॉर्मली हर एक को फेस करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर हमें रिजल्ट नजर आ रहे हैं फॉर द 6 मंथ डाउन द लाइन। अच्छा, अब इस बिजनेस प्लान से मुझे क्या क्या एलिमेंट आई मीन फोकस से क्या क्या एलिमेंट जो है वो मिल रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है, मैं इसको कहाँ पर यूटिलाइज कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज तो वो ये है कि मुझे फर्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो नजर नहीं आ रही है। ठीक है, सेकंड मंथ डाउन द लाइन यानी फोर्थ मंथ पे जाके मुझे नजर आता है कि मैं ब्रेक इवन से जस्ट अबव जो है वो कुछ प्रॉफिट जो है वो जनरेट करना स्टार्ट करूंगा। सो अगर मैं इसकी बेसिस पे एक बिजनेस प्लान रेडी करता हूं तो मेरे लिए ये फोकस जो है वो हेल्प कर रही होगी अपनी क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन सेट करने को कि हमारा 3 मंथ्स में डाउन द लाइन जो है वो कोई प्रॉफिट जो है वो जनरेट नहीं होगा और यही आपकी उससे कमिटमेंट होगी। फोर्थ मंथ के बाद जो है वो आप प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप ये पीपीसी स्पेंड लेके चल रहे हैं तो इसकी कैश फ्लो प्लानिंग आप क्लाइंट को बता सकते हैं और उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ये फंड जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि अ, जितनी भी स्पेंडिंग है वो कैपिटल इंजेक्ट करना पड़ेगा, यानी एक इन्वेस्टमेंट के थ्रू क्लाइंट को अपनी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी टू डू द पीपीसी स्पेंड। क्योंकि बिजनेस जो है वो तो कोई कैश फ्लो या कोई सरप्लस जो है वो जनरेट नहीं कर रहा जिसको आप लेटर ऑन पीपीसी में स्पेंड कर दोगे, तो ये कैपिटल इंजेक्ट होगा, इन्वेस्टमेंट होगी और वो यूटिलाइज करना होगा। सो वो प्रॉपरली प्लान होना और कम्युनिकेट होना भी जरूरी है कि ये कैश फ्लोज और ये पीपीसी यानी इतना अमाउंट जो है पीपीसी का बजट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए ताकि आपको लेटर ऑन कोई इस तरीके से इश्यूज ना आए। थर्ड एरिया जो कि डायरेक्टली हमारी पीपीसी प्लानिंग से रिलेट करता है वो है एक्ॉस और टैकोस का। अब लेट्स से कि ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे नजर आ रही है कि मेरा फर्स्ट मंथ में 81%, सेकंड मंथ में 76, थर्ड मंथ में 63 और मुझे ब्रेक इवन एक्ॉस जो है वो 6 मंथ में नजर नहीं आ रहा। ठीक है, मेरा ब्रेक इवन एक्ॉस जो है वो 43% है। 43% इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, सो दैट इज द ब्रेक इवन एक्ॉस। लेकिन मुझे 6 मंथ में डाउन द लाइन जो मैक्सिमम यानी मिनिमम एक्ॉस नजर आ रहा है दैट इज 48%, जो कि 5% ज्यादा है ब्रेक इवन एक्ॉस से। सो यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना होगा कि क्या रीजंस हैं कि जो मेरी एक्ॉस को इंक्रीज कर रहे हैं। ऑब्वियसली तो एक मेजर रीजन जो हमें इस निश की वजह से पता है क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है दैट इज द कन्वर्जन रेट, कि कन्वर्जन रेट इतने लो हैं उसकी वजह से मेरा एक्ॉस जो है वो ऑब्वियसली इंक्रीज कर रहा है। दूसरा मेरे पास जो रीजन है कि मेरी सीपीसीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, जो खास तौर पे उन कीवर्ड्स को जो ज्यादा सेल्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सीपीसीज जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। सो कंसिडरिंग दीज नंबर मुझे डे वन से ये पता है कि मुझे
लोअर सीपीसी वाले कीवर्ड जो है वो फिगर आउट करने हैं, प्लान करने हैं, अदरवाइज मैं ब्रेक इवन अकॉस जो है वो अचीव नहीं कर पाऊंगा और मेरा अकाउंट जो है वो स्ट्रगल कर आई मीन मेरी पीपीसी परफॉर्मेंस जो है वो क्वेश्चनेबल हो सकती है इन द लॉन्गर रन, अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो इतना टाइम ड्यूरेशन चलता भी है तो। सो मेरी पीपीसी परफॉर्मेंस जो है वो क्वेश्चनेबल हो सकती है। सो मुझे डे वन से ये प्लान करके या ये चीज सामने रखते हुए चलना है कि मुझे लोअर सीपीसी वाली अपॉर्चुनिटीज जो है वो फाइंड आउट करनी है ड्यूरिंग माई फ्रॉम माई रिसर्च कैंपेन, डिस्कवरी कैंपेन, ताकि मैं इस 81% को या 76% को नीचे लेके आ सकूं और अपना ब्रेक इवन अकॉस जो है वो 3-4 मंथ में अचीव कर सकूं। इसी तरीके से क्योंकि सीपीसी भी ऑब्वियसली मुझे नजर आ वो आई मीन कन्वर्जन रेट जो है मुझे नजर आ रहा है, तो मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज या अपनी पीपीसी के थ्रू इस तरह की अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी होंगी जहां से मुझे अच्छी बेहतर कन्वर्जन रेट मिले, या फिर अपनी रैंकिंग के ऊपर मुझे ज्यादा प्रायोरिटी या फोकस करना होगा ताकि मेरी जो ऑर्गेनिक विजिबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाए, तो मेरी कन्वर्जन जो है वो ज्यादा मजीद इंप्रूव हो सकती है, या मैं अपने सोशल प्रूफ को जो है वो थ्रू एसएफबी या वीबीआरओ जो है वो थोड़ा सा बेहतर बना लूं, तो मेरी कन्वर्जन जो है वो इंप्रूव हो सकती है, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल एक्वास जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये मेरे नोट्स या सॉर्ट ऑफ पॉइंट्स बन जाते हैं कि मुझे इन चीजों का फर्स्ट फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ में ख्याल रखना है कि मुझे इस चीज के ऊपर काम करना है, क्योंकि अदरवाइज मेरा ब्रेक इवन एक्वास जो है वो अचीव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है। इसी तरीके से जो टैकोस है वहां से हमें रिजल्ट्स पता चलते हैं कि मेरा जो टैकोस यानी जो हमारे ब्रेक इवन अकॉस से टैकोस जो परसेंटेज है वो फोर्थ मंथ में नीचे आता है, और उसका इंपैक्ट हमें नजर आ रहा है कि फोर्थ मंथ में हम प्रॉफिटेबल हो रहे हैं और एक छोटा सा प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। ठीक है। सो इसकी इंप्रूवमेंट पे ऑब्वियसली मेरा फोकस अलाइन होगा जो मैंने प्लान किया है थ्रू रैंकिंग कैंपेन की वजह से, कि मुझे ऑर्गेनिक पोजीशंस जो है वो इंप्रूव करनी होंगी अगर मुझे इनको अर्लियर मंथ्स में प्रॉफिटेबल बनाना है, और अगर मुझे सेकंड या थर्ड मंथ में एक प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करनी है तो दैट मीन्स कि मुझे अपना टैकोस जो है वो इंप्रूव करना होगा, और टैकोस इंप्रूव करने के लिए मुझे अपना टीपीसी एंड ऑर्गेनिक ऑर्डर रेशो जो है वो बैलेंस करना होगा। जितने ऑर्गेनिक ऑर्डर्स इंप्रूव होंगे उतना मेरा टैकोस जो है वो कम होता जाएगा और मेरा अकाउंट जो है वो जल्द ही ब्रेक इवन अचीव कर लेगा इन टर्म्स ऑफ टैकोस, तो मेरा अकाउंट जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अब ये पॉइंट जो है वो मैं अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड कर सकता हूँ डे वन पे कि मुझे ये कैंपेन्स जो हैं या इस तरीके से मेरे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मैंने सेट किए हुए हैं, तो मुझे इन ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए जो कैंपेन्स ड्राइव करनी है वो मेरे डे वन से मेरे हाथ में प्लानिंग में होंगी और मैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपना पीपीसी स्पेंड कर रहा होगा। लास्टली जो फोकस से आपको हेल्प मिलेगी वो मिलेगी आपकी इन्वेंट्री प्लानिंग में, कि आपको यहाँ पर मतलब हमें यहाँ पर सेल्स नजर आ रही है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का क्या सेल्स वेलोसिटी है, कितने नंबर ऑफ यूनिट जो है वो हमारे सोल्ड हो रहे हैं मंथ टू मंथ बेसिस पे, और इसकी बेसिस पे हमें कितनी इन्वेंट्री जो है वो रिक्वायर्ड होगी मंथ टू मंथ। नॉर्मली एक जो मिस्टेक या एक प्रैक्टिस जो है वो हमारे अडॉप्ट कर ली गई है कि वो हम 2-3 मंथ्स की इन्वेंट्री जो है वो पार्क कर देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी जरूरत हमें है या नहीं है। ठीक है। एंड दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कंपेटिटर सेल, नॉट आवर ओन सेल्स। ठीक है। हम कंपेटिटर की सेल की बेसिस पे 2-3-4 महीने की इन्वेंट्री जो है वो पार कर देते हैं। अब इन्वेंट्री है ऑब्वियसली सेल तो हो जाएगी, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि उसकी वजह से मेरा बहुत बड़ा या मेरे इन्वेस्टर का या सेलर का क्लाइंट का बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो इन्वेंट्री में स्टक हुआ है, एक वर्किंग कैपिटल जो है वो स्टक हुआ है विच कुड हैव बीन यूज्ड इन एनी अदर लॉन्च, या उसका बेहतर इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता था। तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर हम बेहतर इन्वेंट्री प्लानिंग करें जो कि हम अपनी फोकस से ही ड्राइव कर सकते हैं कि हमारी क्या सेल्स वेलोसिटी होगी, इसकी बेसिस पे हमें कितनी इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है, हमारे लीड टाइम्स क्या है, हमारे प्रोडक्शन डेज क्या है, और हमें कब रिप्लेनिशमेंट्स की ऑर्डर प्लानिंग जो है वो कब करने की जरूरत है, जिस चीज को हम थोड़ा डिटेल में अपनी इन्वेंट्री प्लानिंग वाले सेशंस में चेकआउट करेंगे। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको सेल फोकस से ही मिल रही है और इसकी बेसिस पे आप अपनी इन्वेंट्री प्लानिंग भी कर सकते हो। मुझे एक केस स्टडी याद है जहां पर सिर्फ इन्वेंट्री प्लानिंग की बेसिस पे प्रोडक्ट में जो है वो 5-6% का मार्जिन जो है वो वहां पे निकल आया था, क्योंकि ऑर्डर टू ऑर्डर जो है आपको पता मतलब मुझे पता था कि कब ऑर्डर जो है वो प्लान कर रहे हैं। सो उसमें जहां पर रूम निकल सकता था एक लोअर शिपिंग की तरफ जाने का, उसको हमने यूटिलाइज किया और उसकी बेसिस पे हमारे पास एडिशनल 5-6% का जो मार्जिन है वो हमें अपने पर यूनिट जो कॉस्ट है उसमें निकल आया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। सो द इन्वेंट्री प्लानिंग इज ऑल्सो अ क्रूशियल पार्ट फॉर द बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ। सो इसकी बेसिस पे हमें पूरा अपना बिजनेस प्लान जो है वो ऑब्वियसली हम बना सकते हैं, और उसका एक टेम्पलेट भी मैं आपको रिव्यू करा दूंगा और उसके क्या क्या फीचर जो है वो हो सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, किसी का कोई कंसर्न? भाई मुझे इसमें दो एक मेन कंसर्न नजर आ रहे हैं। एक तो ये है कि एक इसमें जो ना ये सिंगल वेरिएशन प्रोडक्ट है सपोज, ठीक है, जबकि मोस्टली जो ना ऐसे क्या कहते हैं मार्केट्स हो सकते हैं जहाँ पे आप 2 to 3 वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स में, तो उसमें फिर थोड़ा सा कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड दूसरी एक बात जिस तरह आपने कहा कि हम ये जो है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स कैंपेन्स की ही बात करें, इसमें हम स्पॉन्सर डिस्प्ले इस तरह की जो है कैंपेन्स में हमने एड नहीं, जिसका एक्सपेंस जो है थोड़ा सा ज्यादा होता है, स्पेंड ज्यादा होता है, तो हम उसको फिर किस तरह टैकल करेंगे फोरकास्टिंग में? नहीं नहीं, जो एक तो जो आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं दे दूंगा कि जो हमने पीपीसी बजट एलोकेशन में जो बात की है, तो उसमें जो हम ये एलोकेशन कर रहे हैं ना कि हमें 70% रैंकिंग पे ऊपर अप्लाई करना है,
और बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो हम अपनी दूसरी कैंपेन्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये बजट जो है वो तमाम पे मैंने कंसिडर किया है। मैंने यही मेंशन किया था कि हम स्पॉन्सर्ड ब्रांड की भी कैंपेन सेटअप कर रहे होंगे, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की भी कर रहे होंगे, और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में भी जो भी रिसर्च कैंपेन हम बना सकते हैं उसकी यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। तो ये ओवरऑल है, इसमें हमने किसी कैंपेन टाइप को एक्सक्लूड नहीं किया। एक तो ये चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये कि फोरकास्टिंग से रिलेटेड, मतलब जो आपने वेरिएशन की बात की, सो वेरिएशन में ये है, मैं आपको मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि मैंने एक रिपोर्ट जो है वो एक इसी तरह फोका जो है वो एक अकाउंट बनाई हुई है जहां पर मल्टीपल वेरिएशन जो है वो इन्वॉल्व है। अच्छा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? अभी नहीं स्टार्ट नहीं हुई, अभी स्टार्ट हो गई। ओके, सो अब ये जो है इस प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट कोई, मतलब इस अकाउंट पर्टिकुलर अकाउंट में ऑलमोस्ट कोई 5 वेरिएशंस हैं। सो यहाँ पर हमने किया क्या है कि जो हमारी मेन फोकस है उसमें हमने इन्वेंट आई मीन सबका उसको कंसोलिडेट कर दिया है, तमाम यूनिट्स, तमाम वेरिएशंस की सेल्स से, और उसकी बेसिस पे उसका रेवेन्यू। मतलब एक हमने समरी शीट बना ली, मैंने एक समरी शीट बना ली, और यहाँ पर सिर्फ उन वैल्यूज का, उन सेल्स का टोटल ले लिया जो कि इंडिविजुअल वेरिएशन की शीट्स में कंप्यूट हो रहे हैं। इंडिविजुअल वेरिएशन के लिए, मतलब मेरी अगर लेट्स से 5 वेरिएशंस हैं, तो मैंने जो ये फोरकास्ट वाली शीट है इसको 5 टाइम जो है वो रेप्लिकेट कर दिया, और हर इंडिविजुअल वेरिएशन को, अगर आपको लगता है कि उसको इंडिविजुअली ट्रीट करना चाहिए, उसका एक डिफरेंट सर्च वॉल्यूम है, उसकी डिफरेंट सेल्स हैं, तो उसको यहाँ पर आप हर एक को डिफरेंट फोरकास्ट शीट के थ्रू जो है वो केटर कर सकते हो, उस हर वेरिएशन की अलग शीट बना सकते हैं, एंड देन एक समरी शीट आ जाएगी जिसमें सबका टोटल आ जाएगा। यानी यहाँ पर आप सम ले लेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट्स का, जहां जहां पर जिस शीट, हर वेरिएशन की शीट में जो नंबर ऑफ यूनिट का सेल है फर्स्ट मंथ का, आप उसके तमाम सेल की वैल्यू जो है वो यहाँ पे सम कर देंगे, और इसी तरीके से बाकी जितने भी कॉलम्स हैं, सेल्स हैं, वहां पर वो वैल्यू, तो आपकी एक कंसोलिडेटेड शीट भी बन जाएगी, एंड देन आपके पास वेरिएशन बेस्ड शीट भी बन जाएगी। तो आपके पास ये भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो अवेलेबल होंगे कि आपने वेरिएशन वाइज क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है, और ओवरऑल अकाउंट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, और उसकी बेसिस पे आपको क्या एक्शन या प्लान करने की जरूरत, ओवरऑल अकाउंट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और उसकी बेसिस पे आपको क्या एक्शन या प्लान करने की जरूरत है, वो भी आपके पास वो डाटा पॉइंट जो है वो अवेलेबल होंगे। जी ठीक है, ठीक है। जिस तरह आपने कहा कि ये तो सेल शेयर, इस तरह जो है हर प्रोडक्ट का फिर एक्सपेंस मतलब वेरिएशन होता है। कुछ वेरिएशन है ना वो हमें थोड़े से कम कॉस्ट पड़ती है, जबकि कुछ वेरिएशन होते हैं जो कि हमारे लिए एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो उसमें भी जो है प्राइस लैंडिंग कॉस्ट का डिफरेंस वेरिएंस भी आता है, तो उसमें प्रॉफिट डिफरेंस भी फिर आता है उसमें, इवन तो सेलिंग प्राइस में भी आएगा। तो मैं एग्जैक्टली मैं यही कह रहा था कि जो मैं यहाँ पे शीट दिखा रहा हूँ, अब ये जो शीट बनी हुई है आपको जो नजर आ रही है, ये एक सिंगल वेरिएशन की है। इसमें इसी वेरिएशन की जो कॉस्ट है, मतलब इसकी जो रेलेवेंट कॉस्ट है, लैंडिंग कॉस्ट वो इंक्लूडेड है, इसकी रेलेवेंट शिपिंग कॉस्ट वो इंक्लूडेड है, इसकी एफबीएफ फीस कितनी है वो इंक्लूडेड है, इस पे पीपीसी में कितनी रन करूंगा वो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक है एक वेरिएशन के ऊपर। इसी तरीके से जो दूसरी वेरिएशन है, इससे रेलेवेंट जितनी भी कॉस्ट है, मैं इस पर्टिकुलर शीट में सिर्फ वही डालूंगा, दूसरी वेरिएशन की या जनरल एक एवरेज कॉस्ट नहीं डालूंगा। इसी तरीके से जितनी मेरी वेरिएशन है, मैं जो वेरिएशन वाली शीट बना रहा हूँ, इंडिविजुअल वेरिएशन की जो शीट बना रहा हूँ, मैं उसमें से उससे रेलेवेंट कॉस्ट जो है वो इंक्लूड करूंगा, और उसके अलावा और कोई कॉस्ट इंक्लूड नहीं करूंगा। फिर एक समरी शीट बनाई जा सकती है, ठीक है, या आप एक समरी शीट बनाएंगे जहां पर आप इन तमाम वेरिएशन का, यहाँ पर आपको लेट से नजर आ रहा है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो सम ले रहा है ना अपनी सेल्स में, तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स सम करेगा, देन ये नंबर ऑफ यूनिट सम करेगा, देन ये नंबर ऑफ यूनिट्स, ये हर सेल की वैल्यू जो है वो वहां पे ऐड कर दी गई है। सो वो तमाम सेल की वैल्यू से नंबर ऑफ यूनिट जो है वो ड्राइव कर रहा है, एंड देन रेवेन्यू भी उन तमाम इंडिविजुअल शीट्स का जो सम है वो ड्राइव कर रहा है, ना कि आप यहाँ पर एक सेल प्राइस डालेंगे और उसकी बेसिस पे एक रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आपको सेल प्राइस नजर नहीं आ रही कि नंबर ऑफ यूनिट की बेसिस पे एक सेल प्राइस और रेवेन्यू जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर वेरिएशन की प्राइस जो है वो डिफरेंट है। तो हम रेवेन्यू का सम ले लेंगे, कॉस्ट का सम ले लेंगे, अमेजॉन पीसीएस का सम ले लेंगे, एंड देन उसकी बेसिस पे हमारा जो पीपीसी स्पेंड है इंडिविजुअल वेरिएशन का वो टोटल सम यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आपकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी, पूरी ओवरऑल अकाउंट की जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और इसमें हर एक का रेलेवेंट जितना भी कॉस्ट या फोकस आप कर रहे हो वो एग्जैक्टली वही आ रहा होगा, इसमें आपको एवरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो सॉर्ट ऑफ आई मीन बिजनेस प्लान को मैं बस ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये सॉर्ट ऑफ पीपीसी मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट की नीड नहीं है, लेकिन जो लोग फ्रीलांसिंग में हैं उनको मे बी हेल्प आउट कर सके एक बिजनेस प्लान क्राफ्ट करने में। सो इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली कवर अप कर लेते हैं कि एक बिजनेस प्लान जो है वो किस तरीके से क्राफ्ट किया जा सकता है, और उसमें क्या क्या एलिमेंट जो है वो इंक्लूडेड होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसमें सबसे पहले जो है वो ऑब्वियसली ये यहाँ पे मैंने डमी टैक्स इनपुट किया हुआ है तो उस पर फोकस नहीं कीजिएगा। सबसे पहला पार्ट आ जाता है समरी का, कि समरी में हमने बता दिया कि ये प्रोडक्ट जो है, ये रिपोर्ट जो है वो किस पर्पस से, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके क्या पर्पस है, ठीक है, किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, थोड़ा सा मार्केट का इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दी, और एक्चुअल पर्पस जो रिपोर्ट का या बिजनेस प्लान का जो है वो एक्चुअल पर्पस यहाँ पे मेंशन कर दिया। देन हम आ जाते हैं मार्केट ओवरव्यू के ऊपर। मार्केट ओवरव्यू में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व हैं, कि मार्केट में अगर हमारे पास
यहाँ पर जो डिमांड है वो, ठीक है, उसको हम टारगेट कर सकते हैं या रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि हमारे जो ओवरऑल अमेजोन के ऊपर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड डिमांड है वो क्या है, सर्च ट्रेंड्स हैं वो क्या है, यानी ट्रेंड आई मीन मंथ टू मंथ जो है वो या सीजनल बेसिस पे क्या उसके ट्रेंड्स रहते हैं, डिमांड जो है वो ग्रोथ में है या नहीं है या डिक्लाइन कर रही है, उसका क्या ट्रेंड है, ठीक है, ओवरऑल इसके यूएसए में या जो भी मार्केट प्लेस आप टारगेट कर रहे हो उसके पोटेंशियल क्या है, मतलब वहां पे कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। और ये फिगर्स जो है ना बड़ा सिंपल है, आप अगर चाहे तो गूगल से ले सकते हैं, जस्ट टू कन्विंस अ क्लाइंट कि आपने थॉरो रिसर्च की हुई है, आप उसमें अमेजोन स्पेसिफिक भी फिगर जो है वो ले सकते हैं, उसमें आपको प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा यहाँ पर, कि जहां पर आप पर्टिकुलर निश की डिमांड जो है वो पूरे पूरे साल की डिमांड जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ग्रोथ रेट नजर आ रहे हैं ईयर टू ईयर, आप ये चीजें मेंशन कर सकते हैं कि इसकी ग्रोथ जो है वो ईयर टू ईयर वेरी आई मीन इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और कितनी परचेजेस हो रही हैं। अगर आप यहाँ पे इस टोटल सर्च वॉल्यूम का सम ले लें, ठीक है, और इंडिविजुअल सर्च वॉल्यूम की बेसिस पे कन्वर्जन निकाल के आप उसका सम ले लें तो हमारे पास मार्केट साइज आ जाता है, राइट, ठीक है, और उस मार्केट साइज को हम अपनी रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि पूरे साल में इतनी नंबर ऑफ सेल जो हैं वो इस पर्टिकुलर निश में होती हैं, इतनी नंबर ऑफ कन्वर्जन जो है वो होती हैं, जिसमें से अगर हम एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो अचीव कर लें या मार्केट शेयर कैप्चर कर लें, सो हमारे पास ये नंबर या पोटेंशियल रेवेन्यू जो है वो हम टारगेट कर सकते हैं। तो इसके अराउंड जो है वो हम मार्केट ओवरव्यू को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें मैंने आई मीन जस्ट टू हाईलाइट द सर्च ट्रेंड, मैंने हीलियम का ही एक स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है, और उसमें मैंने सर्च का ट्रेंड जो है वो दिखा दिया। यहाँ पर ग्राफिक जो है वो आप खुद भी बना सकते हो, मतलब आप यहाँ पर जो एक्सेल बेस्ड जो ग्राफ्स हैं उसको यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर कहीं और से जो ट्रेंड्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि हम किस तरीके से एक बिजनेस प्लान जो है वो डेवलप कर सकते हैं। कंपटीशन को डिस्कस किया जा सकता है कि मेन प्लेयर्स कौन कौन से हैं निश में, उनके क्या मार्केट शेयर हैं, उन्होंने कितनी मार्केट शेयर कैप्चर की हुई है, उनके रेवेन्यूज क्या है, ठीक है, उनके उनकी यूएसपीज क्या है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर उनकी प्लेसमेंट्स हैं, कितनी ऑर्डर आई मीन कितनी कवरेज वगैरह की हुई है, किस कीवर्ड के ऊपर उन्होंने कवरेज की हुई है, उन एरियाज को हम यहाँ पर कवर अप कर सकते हैं कंपटीशन लेवल के ऊपर, और इसको टैकल करने के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी और हम किस तरीके से कॉम्पिटिटर्स को टारगेट कर रहे हैं, उसकी स्ट्रैटेजी जो है वो आप कॉम्पिटिशन में और बिजनेस प्लान में इंक्लूड कर सकते हो। थर्ड जो है वो फाइनेंशियल आउटले है। अच्छा, फाइनेंशियल आउटले में मैंने एग्जैक्टली जो हमने सेल फोरकास्टिंग बिल्ड की है मैंने इसको रेप्लिकेट कर दिया है, और ये सारी वैल्यूज जो हैं वो लिंक्ड अप है वहां से उसी सेल फोरकास्ट है। मतलब हम इसको अगर आप इस टेम्पलेट मतलब मैं जो आपसे टेम्पलेट शेयर करूंगा उसमें ये वैल्यूज जो है वो सेल फोरकास्ट की शीट से कनेक्टेड होंगी, तो आपको यहाँ पे मैनुअली जो है वो इनपुट करने की जरूरत नहीं होगी डाटा को, और ये जैसे ही आप किसी भी प्रोडक्ट पे काम करोगे इसका डाटा जो है वो फाइनेंशियल आउटले जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फाइनेंशियल आउटले में वाली फील्ड में एरियाज में आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर बात कर सकते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, कब कब आप क्या मार्केटिंग बजट जो है वो आपको कितना स्पेंड करना पड़ेगा, इन्वेंट्री पे के ऊपर कितना स्पेंड करना पड़ेगा, और आरओआईज वगैरह के ऊपर आप बात कर सकते हो कि आरओआई कब अचीव किया जा सकता है, ठीक है, ग्रॉस मार्जिन कितना है, नेट मार्जिन कितना है, इन एरियाज के ऊपर फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर आप बात कर सकते हो, एंड उसको किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है उस पर बात की जा सकती है। देन मैंने यहाँ पर अच्छा यहाँ पर ये कनेक्टेड है ग्राफ जो इस पर्टिकुलर फील्ड से, अगर मैं इसको इनपुट कर दूं लेट से हमारे पास वो ग्राफ जो है वो फिल इन हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनेंशियल आउटले में ग्राफ ऐड कर दिया रेवेन्यू का और उसके अगेंस्ट ग्रॉस प्रॉफिट का, ये मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल ऐड किया है, इसको आप जिस मर्जी तरीके से चाहें वो एडिट कर सकते हो। आप यहाँ पे पीपीसी वर्सेस रेवेन्यू दिखाना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे प्रॉफिट नेट प्रॉफिट वर्सेस रेवेन्यू दिखाना चाह रहे हैं, या आप अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है उसके अगेंस्ट आपके क्या रेवेन्यूज हैं उसका कंपैरिजन दिखाना चाह रहे हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पर क्या ग्राफ यूज करते हैं, क्या ग्राफ आई मीन आप ग्राफ यूज करते भी नहीं करते, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी आई मीन एक वाइब देती है क्लाइंटेल्स को, और बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो उससे डेवलप होती है, बजाय इसके लिए अगर हम एक न्यूमेरिकल और एक टेक्सचुअल डाटा अगर उनको प्रोवाइड करते हैं तो वो बहुत से क्लाइंट्स को जिनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होती है उनको एब्जॉर्ब करना वो इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसकी ज्यादा से ज्यादा अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएं कि उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को या उस पीपीसी की इन्फॉर्मेशन को हम एक ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और फिर शो करें तो उनको उनके लिए एब्जॉर्ब करना जो है वो इजी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने उसकी ही एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो शो कर दी है कि रेवेन्यू जो है वो हमें मंथ टू मंथ इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है, इसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट भी जो है वो हमें मंथ टू मंथ इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक ट्रेंड जो है वो एस्टैब्लिश हो रहा है, और इसको आप अपनी रिपोर्ट में टेक्सचुअल फॉर्म में भी हाईलाइट कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट प्लान क्या है, कितना स्पेंड करेंगे, किन एरियाज पे करेंगे, उस पर बात की जा सकती है, स्ट्रैटेजी क्या होगी, और कितना बजट जो है वो एलोकेट करने की जरूरत है, और कितने नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो आप टारगेट यानी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो वो उन एरियाज को जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया जा सकता है एडवर्टाइजमेंट प्लान में। चैलेंजेस अगर कोई हैं वो ऑब्वियसली क्लियरली आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। चैलेंजेस कंपैटिटर की तरफ से हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इनोवेशन से रिलेटेड आपको चैलेंजेस कोई नजर आ रहे हैं कि फ्यूचर में ये प्रोडक्ट जो है वो लेट्स से कि वो ड्राई आउट हो जाएगी, या सीजनल है, या इसकी डिमांड जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो आपको नई प्रोडक्ट के लिए या नई लॉन्चेस के लिए या नए किसी अपडेटेड वर्जन के लिए जो है वो पहले से प्लान करने की जरूरत होगी। तो वो चीजें और वो चैलेंजेस जो है वो यहाँ पर आप डिस्क्राइब कर सकते हो। प्राइस वॉर से रिलेटेड चीजें जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। सो
उन जो भी चैलेंजेस आपके नजर में हैं, ऑब्वियसली जब आप किसी प्रोडक्ट की रिसर्च करते हो तो उसमें आपको काफी सारी चीजें जो है वो आप फाइंड आउट करते हो, आपकी नॉलेज में होती हैं, तो उन चैलेंजेस को आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। लास्टली कंक्लूजन इज के ओवरऑल रिपोर्ट की बेसिस पे आपको क्या लगता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, उसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो वाइबल इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, ठीक है। इन चीजों के अराउंड जो है वो आप बात कर सकते हो, उसके रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसकी एक सॉर्ट ऑफ समरी या फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो कब आप अकाउंट को प्रॉफिटेबल देख रहे हैं, कितनी लॉन्चेस करनी पड़ सकती हैं, कितने प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करने पड़ सकते हैं, कितना स्केल किया जा सकता है, तो उन एरियाज को जो है वो आप कंक्लूजन में एड अप कर सकते हो। और इसका लेआउट जो है वो आप जिस मर्जी तरीके से चाहें वो इसको चेंज कर सकते हैं, इसको और इसको रीडिजाइन कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ टेम्पलेट कि जो आपको अंडरस्टैंडिंग में जो है वो हेल्प आउट करे। और क्योंकि नॉर्मली हमारे पास इन्वेस्टमेंट का बिजनेस प्लान नहीं होता, हम नॉर्मली लॉन्च प्लान की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं, और ये सॉर्ट ऑफ एक वीकनेस नजर आती है नॉर्मली ज्यादातर में। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो है वो बिजनेस प्लान के ऊपर काम कर रहे हो, बट एक नॉन जनरल प्रैक्टिस जो है वो ये नहीं है, लोग फाइनेंशियल्स के ऊपर काम नहीं करते। तो दैट विल गिव यू एन एज कि अगर आप इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और प्लान वे में प्रेजेंट करते हैं, तो वो क्लाइंट्स वगैरह के लिए भी ज्यादा इफेक्टिव होगा, उनकी कन्वर्जन से रिलेटेड और दूसरी चीजों से रिलेटेड। जो टेक्स्ट है, आई मीन मैं यहाँ पे सिंपली बताऊं कि मैंने अगर आपको रिसर्च पर्पज के लिए आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करें, वहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखें, और मैंने ये सारा कंटेंट जो है मैंने वहाँ पे सिर्फ ये लिखा कि मुझे बिजनेस प्लान रिपोर्ट जो है वो जनरेट करके दे दो, तो मैंने प्रोडक्ट का नाम बता दिया, अमेजॉन मार्केट प्लेस मेंशन कर दिया, कंट्री मेंशन कर दी, उसने पूरी रिपोर्ट जो है वो जनरेट करके दे दी। और वहां से वो रिपोर्ट जो है उसके एलिमेंट जो है ऑब्वियसली आप एक्जैक्टली कॉपी नहीं करें, लेकिन उसमें बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो कि आप अपनी रिपोर्ट्स में एड ऑन कर सकते हो और उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। सो जहां जहां पर वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, वो आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्जैक्टली उसको कॉपी कर दिया था, ठीक है, जस्ट टू क्रिएट अ डमी टेक्स्ट और एक रेफरेंस पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि एक्सक्लूड की जा सकती थी, और उसकी एक अमेजोन पर्सपेक्टिव से, एक क्लाइंट पर्सपेक्टिव से वो अननेसेसरी थी। लेकिन चैट जीपीटी जो है वो एक यूजफुल टूल है, अगर आप बिजनेस प्लान डेवलप करना चाहें, उसके ऊपर रिपोर्ट जनरेट करवाना चाहें, तो वो आपको बहुत सारी इनपुट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, जिसको आप अपनी रिपोर्ट्स में यूटिलाइज कर सकते हो। इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल? अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था पीपीसी बजटिंग से रिलेटेड। जी 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 जरा वो टैब खोले, मैं आपसे वो एक जी, क्वेश्चन था। sure। इस बजट की बात करें या बजट, पीपीसी बजटिंग। ठीक है। अच्छा, इसमें सर आपने जो है ना ये रैंकिंग टारगेट आपने एक डिफाइन किया है उसमें। हम्म ये तो इनिशियली स्टार्ट में है ना कि मतलब आप कोई प्रोडक्ट स्टार्ट करें, आपने रैंकिंग टारगेट जो है डिफाइन कर लिया अपने लिए। वो हमने जो है ना एक ब्रांड एनालिटिक्स से निकाले, सही, ठीक है। उसमें कुछ वैल्यूज बहुत हाई होती हैं, जिस एक हिस्सा हमारा उसमें है, मतलब एक जो है ना सेलर और 40 to 50% जो है ना वो सेल शेयर लेकर जा रहा है, कन्वर्जन शेयर वो लेकर जा रहा है। तो हमारा जो है ना, सपोज हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो हमारा पे जो है ना टारगेट क्या होगा, सपोजली हम जो है ना ऑलरेडी एक मार्केट शेयर हमने पकड़ा हुआ है 10 to 15% ऑलरेडी, ठीक है। हमने जो है ना, हम चाहते हैं हम बीट करें टॉप कंपटीटर को, तो हमारा जो है ना टारगेट रैंकिंग का वो क्या होगा फिर? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं कि अगर आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च है और उसकी बेसिस पे आप एक रैंकिंग टारगेट जो है वो इस मेथड से ड्राइव करना चाह रहे हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स की नीड है। सो यहाँ पर अगर आपकी जो ऑर्गेनिक पोजीशन है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हो, वो ना होने के बराबर है, यानी आपको हीलियम में कोई उसकी ऑर्गेनिक पोजीशन जो है वो नजर नहीं आ रही है, ऑर्गेनिक रैंक नजर नहीं आ रहे, तो तब तो हम यही मेथड अप्लाई करेंगे जो कि हम एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट पे अप्लाई करें उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। और उसमें हम उसी को टारगेट कर लेंगे कि हम जो एसएफआर रिपोर्ट्स ब्रांड एनालिटिक्स से वहां से एक परसेंटेज हमने लिया कन्वर्जन शेयर का, और उसको हमें बीट करना है, एंड दैट विल बी आवर टारगेट फॉर द रैंकिंग कैंपेन्स, ठीक है। उसको हमने इनपुट कर दिया अपने उन कीवर्ड्स के लिए जो रैंक नहीं है। अच्छा, जो रैंक है, पार्शियली रैंक है, और उसको उन रैंक्स को हमें पुश करने की जरूरत है, ठीक है। सो वहां पर हम 40 to 50% जो टारगेट है, यानी अगर मुझे एक कीवर्ड रैंकिंग की बेसिस पे मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पर मेरे 6 ऑर्डर जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है, और मेरा इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर प्रोडक्ट जो है वो सेकंड पेज पे है या थर्ड पेज पे है, ठीक है, और मुझे उसको पुश करना है, सो मैं यहाँ पर 40 to 50% ऑर्डर से स्टार्ट कर सकता हूँ जस्ट टू पुश द रैंक। क्यों? क्योंकि कुछ विजिबिलिटी होने की वजह से मेरे में भी शायद कुछ ऑर्गेनिक ऑर्डर जो हैं वो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर कीवर्ड से आ रहे हों, ठीक है। सो मुझे कंप्लीटली इस अजम्पशन में नहीं जाना होगा कि मुझे सारे के सारे ऑर्डर जो हैं वो पीपीसी से ही ड्राइव करने होंगे, कुछ ऑर्डर जो है वो ऑर्गेनिकली ड्राइव हो रहे होंगे क्योंकि उसकी ऑर्गेनिकली रैंक। तो मैं यहाँ पर टारगेट जो है वो 50% सेट कर सकता हूँ कि जो भी मैंने परसेंटेज ड्राइव किया, परसेंटेज तो सही है कि मुझे उन रैंक करने के लिए उन टॉप 3 को बीट करना पड़ेगा। टॉप 3 को बीट किया, आई मीन बीट करने के लिए मैंने एक परसेंटेज लिया, उसके बेसिस पे एक ऑर्डर नंबर निकाला, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि मैं सेकंड पेज पे मौजूद हूँ तो मैं 100% ऑर्डर्स को टारगेट नहीं करूंगा, मैं 40 या 50% ऑर्डर्स को टारगेट करूंगा और उसकी बेसिस पे अपना बजट सेट करूंगा। ओके।
अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन, जिस आपने यहाँ पे फर्स्ट जो है ना प्लास्टिक नाइफ्स आपने वो किया है और आपने इसके लिए पीपीसी डेली बजट को असाइन किया है, ठीक है। इसमें जो है ना ये आप हम एज्यूम करें इसमें एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट जो है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो है वो एज्यूम करें, तो हमने जो है फ्रेज भी करना है, ब्रॉड भी करना है, हमने तीनों में स्टैब जो है वो जो है चलाना है, ठीक है। तो हाउ वुड वी डिस्ट्रीब्यूट कि हमने जो है ना कौन सी कंपनी को कितना परसेंटेज देना है फॉर द स्पेसिफिक कीवर्ड, अगर टॉप का मेन 2-3 कीवर्ड्स हैं उनको। देखिए, अगर अगर आप रैंकिंग कैंपेन के का बजट जो है इनके ब्रॉड और फ्रेज के ऊपर एलोकेट करना चाहते हैं, तो उसमें फिर आपको ये मेक श्योर करना हो कि बेशक आप अगर वहां पे स्पेंड करते हो, ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर उतने नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो जनरेट होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा कंसर्न जो है वो पीपीसी बजट नहीं है, कि मुझे इतना स्पेंड करना है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स ड्राइव करना है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। अब लेट से अगर ये 6 ऑर्डर्स जो है वो मुझे ब्रॉड और फ्रेज से भी मिल जाते हैं, मैंने वहां पे कैंपेन सेटअप की और उसमें सर्च टर्म जो है वो प्लास्टिक नाइफ्स पे उन्होंने ऑर्डर जनरेट कर दिए, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर अचीव हो जाता है, ठीक है। मैंने एक सर्टेन परसेंटेज उसको एलोकेट कर दिया है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर मैं वहां पर रिसर्च कैंपेन बना रहा हूँ फ्रेज और ब्रॉड में, और उसको रिसर्च का और रैंकिंग पर्पस के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ, उसको रिसर्च का बजट एलोकेट कर रहा हूँ, तो फिर मुझे स्पेसिफिकली जो बजट यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया ना रैंकिंग के लिए, वो एग्जैक्ट में एलोकेट करना होगा। हो सकता है कि मेरा कुछ ऑर्डर जो है वो मेरी रिसर्च कैंपेन से इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आ जाए, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन मैं फिर भी अपना बजट जो है रैंकिंग कैंपेन का वो किसी आई मीन उस बेसिस पे शिफ्ट नहीं कर दूंगा अनटिल अनलेस कि वो मुझे रिजल्ट जो है वो नजर आ जाए, ठीक है, कि मैंने ब्रॉड से वो की आई मीन इस पर्टिकुलर सर्च टर्म के ऊपर ऑर्डर जनरेट कर लिया। जब तक वो नहीं होता तो मैं रैंकिंग कैंपेन का बजट जो है वो स्पेसिफिकली इस कीवर्ड के ऊपर ड्राइव करके रहूंगा। हाँ, अगर आप रैंकिंग बजट जो है वो फ्रेज पे भी यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, तो उसका आप मतलब वो 10% भी हो सकता है ऑफ द बजट, मतलब 71 में से आपने 10% जो है वो फ्रेज पे लगा दिया, 10% जो है वो ब्रॉड पे लगा दिया और 80% एग्जैक्ट पे यूटिलाइज कर दिया। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि आपको कहाँ पर ज्यादा चांसेस नजर आते हैं, या उसको ऑब्वियसली हम उसमें जो अपनी कैंपेन डेवलपमेंट वाले पार्ट में ना उसमें डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से रेशो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना एक जो चीज कंसिडर करने वाली है ऑब्जेक्टिव को सर्टेन करने के लिए, वो ये है कि कीवर्ड की नेचर क्या है, ठीक है। कीवर्ड की नेचर और उसकी कन्वर्जन प्लेसमेंट जो है वो किस तरीके की है। अगर रेस्ट ऑफ द सर्चेस पे भी ऑर्डर्स जनरेट होते हैं, टॉप ऑफ द सर्च पे इतना कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, या टॉप ऑफ द सर्च वाले ही बहुत ज्यादा ऑर्डर्स लेके नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट बनता है कि मैं ब्रॉड और फ्रेज से टारगेट कर लूँ। लेकिन अगर टॉप ऑफ द सर्च पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, सैचुरेशन है मार्केट में, तो मेरे लिए अप्रोप्रिएट सिचुएशन ये होगी कि मैं ज्यादा स्पेंड जो है वो एग्जैक्ट को दूं, ठीक है। तो वो सब्जेक्टिव सिचुएशन है, वो केस टू केस स्टडी बेसिस पे हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वो एक जनरल यहाँ पे थ्योरी जो है ना वो मैं पास ऑन नहीं कर सकता या नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो एक जनरल रूल बन जाएगा फिर उसकी बेसिस पे। तो ये केस टू केस बेसिस पे वेरी करेगा कि हमें कितना एग्जैक्ट ब्रॉड ऑफ रेस को रैंकिंग कैंपेन के परस्पेक्टिव से ही उसको बजट देना है, ठीक है। आज आई मीन इस क्लास को वाइंड अप करते हैं, अगर पॉसिबल हो तो और वो हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा कि अगर हम कुछ केस स्टडी जो है वो कल सेल फोकस की देख सकें, उसके बाद फिर रैंकिंग की तरफ जो है वो फिर हम मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है गाइस। इंशाल्लाह।